Hello everyone and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you another video lecture on economic survey. Now we were covering volume 1. Now in this particular video we would be covering the 5th chapter of economic survey, and in the 5th chapter we would be discussing हेल्थ सेक्टर. नाउ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कैसे किया जाना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का हेल्थ स्पेंडिंग, इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं चाहे वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, कैसे फेयर कर रहा है. डू वी नीड अ सेक्टोरल रेगुलेटर. सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर. प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, जहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है. ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी वुड बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नाउ सबसे पहले यही देख लेते हैं. दिस चैप्टर कवर्स मेजर एस्पेक्ट्स एज फार एज हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज कंसर्न. पहले देखेंगे हम इस चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर का पर्पस क्या है. फिर देखेंगे कि ये चैप्टर पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर के बारे में क्या कहता है. देन व्हाट आर द सिस्टमैटिकली डिजाइंड इश्यूज. सिस्टमैटिक डिजाइनिंग का क्या पर्पस है. बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी नोइंग कि हाँ, हमारे यहां पर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इन मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये तरीका है. नाउ फाइनली दिस चैप्टर सेज कि आपका हेल्थ केयर की तरफ ध्यान गया है. दैट हैज बीन सेड. लेकिन एक इशू है. इशू ये है कि कहीं आप 6 सिग्मा इवेंट को वंस इन अ लाइफ टाइम एंड इवन मोर देन दैट, 6 सिग्मा इवेंट की अगर आप डेफिनेशन देखने जाएंगे तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी पहली बार हो, ऐसा भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एक्सट्रीमली रेयर इवेंट होता है. आप 6 सिग्मा इवेंट को जनरलाइज करके अपने हेल्थ केयर सेक्टर की डिजाइनिंग मत कीजिए. ये बात ये चैप्टर कहने की कोशिश कर रहा है. एंड इट इज सब्सटैंशिएटिंग दिस फैक्ट यूजिंग सर्टेन डेटा. उन डेटा पॉइंट्स को समझेंगे और उन थॉट प्रोसेसेस को पकड़ेंगे. क्यों? अपने को क्या है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने को आंसर्स लिखने. और आंसर्स शुड बी रोबस्ट. एंड ये पर्टिकुलर चैप्टर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं. नाउ कोविड-19 एंड इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी में क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का. इस पेंडेमिक की वजह से क्या हमारा पॉलिसी स्टांस चेंज हो गया, क्या हमें उसे चेंज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द स्टेट्स स्टोरी, जहां पर हम स्टेट के लेवल पर जाकर, क्योंकि बात आपको मैं बता देता हूं शुरुआती दौर में ही, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट. 15th फाइनेंस कमीशन ने एक हाई लेवल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसको जनवरी 2020 के अंदर जिसने एक बात बोली थी दैट वी शुड शिफ्ट द entire healthcare subject from state list to the concurrent list. List 3 of the 7th schedule में उसको भेज दीजिए, बिकॉज यहां पे स्टेट स्टोरी जो है वो थोड़ी सी एक ग्रिम पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है. देन रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया एज फार एज हेल्थ स्पेंडिंग इज कंसर्न, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी एज रिगार्ड्स इंडिया. नाउ एक एक एस्पेक्ट को बहुत गहराई से समझेंगे. देखिए यहां दोनों की दोनों चीजें कवर होती हैं. प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है. मेंस के अंदर जहां गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपको सवाल आएगा ही आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा. इफ यू आर अ पब्लिक एड ऑप्शनल स्टूडेंट तो आपको उस बारे में फिर भी पता होना चाहिए और बहुत ज्यादा गहराई से पता होना चाहिए. यू कैन यूज दीज रिपोर्ट्स, दीज डेटाज एज रिगार्ड्स सबस्टैंशिएटिंग योर ओन थॉट प्रोसेस एज वेल. जहां पे आपका अपना थॉट प्रोसेस आप यूज करना चाहते हैं किसी आंसर के अंदर, चाहे वो ऑप्शनल है, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, मेंस है, चाहे प्रीलिम्स है, सब जगह पे मदद करता है इकोनॉमिक सर्वे. नाउ लेट्स बिगिन विद द थीम ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द थीम ऑफ दिस चैप्टर महात्मा गांधी जी के कोट के साथ शुरुआत होती है. कहते हैं इट इज द हेल्थ दैट इज वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. बहुत बड़ी बात कही है, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे एथिक्स के अंदर, मौका लगेगा तो. और एक और बात निकल कर आती है इस पूरे विषय में से, एंड दैट इज दैट नेशंस हेल्थ is a function of citizens' access to an equitable, affordable, accountable healthcare system. Equitable, affordable,
एंड अकाउंटेबल। सो जहां अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू से, तो 74% से लेकर 65% तक के आसपास रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है एज फार एज हेल्थ केयर सर्विसेज आर कंसर्न्ड। वहां पर अकाउंटेबिलिटी निकल कर नहीं आती है। प्राइवेट सेक्टर की तो चलो बात ये हो गई कि रेगुलेटर नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आउटकम का एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है, और इस मामले में हमें सीखना चाहिए नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूके। जो एनएचएस है उसने 2004 के अंदर ही क्वालिटी एंड आउटकम्स फ्रेमवर्क जो है बना दिया था, यूके के अंदर वो चीज इंप्लीमेंटेड है। सो आउटकम बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो इवन इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, अगर मैं सरकार की तरफ से भी खर्चे की बात करूं, वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी की कमी है। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करता हूं, वहां पर आ जाता है एक कॉन्सेप्ट जिसको आपने रह रहकर सुना होगा, एंड दैट इज ऊप, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इंडिया is considered as one of the most unequal countries। मतलब हम कुछ 4-5 या कह लीजिए कुछ कंट्रीज को छोड़कर हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। वी हैव रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट एंड देन वी हैव पुअरेस्ट ऑफ पुअर। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, निहायती ज़्यादा है, 60% के आसपास है। इसके ऊपर अफोर्डेबिलिटी का डेंट पड़ जाता है, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर इस वजह से डेंट पड़ जाता है। देन इफ वी कम टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे भी कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हम देखेंगे। एज फार एज द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न, ग्रोथ इन एनी कंट्री, जीडीपी की बात हो रही है लेमैन्स टर्म में। जीडीपी बेसिकली एक हेल्दी लेबर, प्रोडक्टिव लेबर एंड बर्डन ऑफ इलनेस जहां पर कम होगा वहां पर ग्रोथ भी बढ़ेगी। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये बात बोली गई थी, 2004 के अंदर एक डेटा आया था। विल बी डिस्कसिंग दैट डेटा इन दिस प्रेजेंट लेक्चर। नाउ हेल्थ क्राइसिस जो अभी आ रहा है, दिस कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। ये बात प्रूव कर दी पेंडेमिक कोविड-19 की ने। उसने साफ तौर पर यह बता दिया कि एक हेल्थ क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। एंड इंडिया का केस स्वी जेनेरिस था, आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था, और पहले ही लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था दैट दिस इज अ यूनिक केस। कोविड-19 जैसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस आया नहीं है इस तरीके का। नाउ अब जब ये क्राइसिस आ गया है तो अब क्या करें? Should we consider it a Six Sigma event, a rarest of rare, extremely rare event, and start focusing on the general aspects of the policy? Or should we have a saliency bias कि हाँ अभी आज ये प्रॉब्लम है, हम इसके हिसाब से पॉलिसी डिजाइन कर लेते हैं? ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। इसी वजह से, इस टर्म की वजह से वी विल बी डिस्कसिंग कम्युनिकेबल डिजीजेज वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड उनका इंपैक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली चीज हमने क्या कवर करनी है। सबसे पहली चीज, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और रादर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली चीज तो ये, जहां पर अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति अपनी जेब में से कितने पैसे निकालकर खर्चा करता है अपनी सेहत को बचाने के लिए, वो बात बन जाती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सो जहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है वहां पर इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, वहां पर पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो कम हो रही है। नाउ लेट्स कंसिडर ईच एंड एवरी सेंटेंस। नाउ एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमारे हेल्थ केयर बजट के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस को इस फाइनेंशियल हार्डशिप से बचाना चाहिए। यह सरकार को सजेस्ट किया है इस चैप्टर ने। यह बात कही कि जहां पर आप थोड़ा सा भी कितना, मान लीजिए 1% है ना, उससे 3% पर आते हैं, सिर्फ 2% इंक्रीज कर रहे हैं आप हेल्थ केयर स्पेंडिंग अपनी,
उससे सीधे तौर पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो आधा हो जाता है। आज 60% है, आप 1% से बढ़ाकर स्पेंडिंग 3% कर दीजिए, सीधे हाफ हो जाएगा, 30% रह जाएगा। इनफैक्ट WHO का डेटा यह बात कहता है कि अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करूं ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका भी पॉजिटिव कोरिलेशन है एज फार एज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स पर कैपिटा आर कंसर्न। जहां पे सरकार पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, सिर्फ 20 साल बढ़ती है, अगर मान लीजिए, सिर्फ नहीं है वैसे तो, बट अगर 20 ईयर्स की बढ़ोतरी होती है, इससे जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो 1.4% पर एनम से इंक्रीज कर सकता है, सिर्फ इतने से फैक्ट से 1.4%। Now this was a data way back from 2004 and we can use it। आप डेटा के साथ टाइमलाइन लिखेंगे, 2004 लिख देंगे तो वो डेटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ये आज भी लागू हो रहा होगा। नाउ maternal mortality rate, it correlates negatively as we increase the public health care expenditure। जहां पर आप बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सो जितने भी जनरली अगर मैं बात करूं तो मोर्टेलिटी रेट्स हैं, उनका नेगेटिव कोरिलेशन है। जहां पे आपने पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाया, वहां पे मोर्टेलिटी रेट्स डाउन आ जाते हैं। सो ये बात कही जा रही है, ये एक जनरल बात है। इसके ऊपर हम डेटा भी कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के आने की वजह से जो इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी है, उसमें एक नजर अगर मारें तो ये बात निकल कर आती है दैट वी आर हैविंग अ सेलियंसी बायस। आज हम आम इंसान ये सोच रहा है कि कोविड जैसी आपदा दोबारा ना आए। सो फॉर दैट मैटर वी आर सेइंग कि आप फोकस कीजिए किस पे, कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर फोकस कीजिए, विच विल बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। इकोनॉमिक सर्वे भी ये बात कह रहा है, मैं भी आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं दैट कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर आज आप अभी फोकस करना शुरू कर देंगे तो मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कारण क्या है, ये देखा जा रहा है इन द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, जितनी भी डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ सम डिजीज, उसमें से 70% डेथ्स ऐसी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हुई हैं। स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इस तरीके की चीजें हैं, वो डेथ्स के कारण बन रही हैं। तो इस वजह से अगर आप एक 6 सिग्मा इवेंट को निर्धारित करके उसको बेसिस बनाकर अपनी हेल्थ केयर पॉलिसी डिजाइन कर देंगे तो उसमें मेजर फ्लॉज आ जाएंगे। दुनिया इस तरफ चल रही है, आप इस तरफ निकल जाएंगे, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। नाउ एज फार एज नेशनल हेल्थ पोर्टल इज कंसर्न, उन्होंने 1990 से लेकर 2016 के बीच का एक डेटा शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनका शेयर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 37% टू 61%। इंडिया के अंदर पहले 1990 में सिर्फ 37% मौतें होती थी जो कि एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती थी। आज 61% ऑफ डेथ्स 2016 का डेटा है इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रेशर डाल रहा है कि आप सेलियंसी बायस ना कीजिएगा, आज के हिसाब से पॉलिसी मत डिजाइन कीजिएगा, उसको जनरलाइज कीजिएगा। सो फॉर अ बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ इट डज नॉट इंश्योर कि आप कभी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस को अच्छे से फाइट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 हुआ, उसके साथ साथ पूरी एडवांस्ड इकोनॉमीज को देख लीजिए। यूके फॉर एग्जाम्पल 9% खर्च करता है अपने जीडीपी का, 9%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस भी ज्यादा खर्च करता है, चाइना भी ज्यादा खर्च करता है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित कह लीजिए, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? The advanced economies. So having a good robust economy, having an advanced economy, having an economy जिसका share of healthcare infrastructure, healthcare spending infrastructure के ऊपर spending और उसके अलावा healthcare services का budget सबसे ज्यादा है ना, बिल्कुल ज्यादा है। It will not ensure safety, or it will not safeguard the entire nation from a communicable disease like COVID-19. And then COVID-19 is a once in a lifetime thing. ये एक rarest of rare event है, आप जो जिसकी वजह से
एक्सेसिवली डेथ्स हो रही हैं, अबाउट इन द वर्ल्ड 70% ऑफ डेथ्स, एंड इंडिया की बात करें 2016 के हिसाब से 61% ऑफ द डेथ्स. Why are we not focusing on non-communicable diseases? This is a major cause of concern as far as this particular chapter is concerned. So इसीलिए चैप्टर ने ये बात बोली कि आप फोकस किसके ऊपर कीजिए, बिल्डिंग ऑन हेल्थ केयर सिस्टम जो कि जनरलिस्ट है रादर देन फॉर अ सिक्स सिग्मा इवेंट. नाउ अब प्रेजेंट हेल्थ केयर सेक्टर का सिनेरियो क्या है, आज की क्या कंडीशंस हैं, उसको धीरे धीरे करके समझ लेते हैं. कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और इंडिया के अंदर रूरल अर्बन क्या सिचुएशन है, स्टेट वाइज क्या सिचुएशन है, वो सब समझेंगे. नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया अंडर परफॉर्म्स. इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एज फार एज आउटकम्स आर कंसर्न्ड. इनफैक्ट इफ वी कंपेयर इट विद लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, LMICs, लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें ना, तो उसमें भी इंडिया जो है कम परफॉर्म करता है. इट इज अंडर परफॉर्मिंग डिस्पाइट इंप्रूवमेंट्स इन एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स. नाउ इंडिया जो है 145th रैंक करता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016 के हिसाब से. ये डेटा जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हमें मिला, जहां पे उन्होंने ये कहा कि जहां ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की बात आती है, वहां पे इंडिया जो है इवन विद लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज उनसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है. नाउ हमारे आउटकम्स एज फार एज हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड सर्विसेज आर कंसर्न्ड खराब आ रहे हैं. इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली खराब हैं, ये बात याद रखिएगा. एंड दे हैव इंप्रूव्ड बेटर. चाइना, बांग्लादेश, भूटान, they have improved better than India. We have been improving, लेकिन हमारी इंप्रूवमेंट से बेहतर जो है चाइना, भूटान, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज की इंप्रूवमेंट. एक्सेस एंड यूटिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन इंडिया के अंदर कम है. हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स लोएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, 3 से 4%. जहां हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स कम होते हैं वहां पर दिक्कत ये आती है कि मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है. सो मेन स्ट्रीमिंग अगर हो, अगर आप सही तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो, तो होगा क्या कि आप सही मायने में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पहले बढ़ेगा, फिर सरकार के पास वो डेटा आएगा, फिर सरकार उसके हिसाब से पॉलिसी निर्धारित करेगी. गवर्नमेंट वुड वांट कि आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स उठाएं, अपनाएं. एंड that is why having hospitalization rates more is not just about reducing mortality rates, it is also about mainstreaming. जहां हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, मैं यहां पर बात करता हूं मेडिकल इंक्लूजन की. यू कैन यूज दिस टर्म इन योर आंसर्स. सो हमारे यहां पर मेडिकल इंक्लूजन नहीं हुई है, हमारे यहां पर हेल्थ केयर इंक्लूजन नहीं हुई है. सो इन चीजों की जरूरत है. इनफैक्ट हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, इट इज अमंग द लोएस्ट इन द OECD कंट्रीज. 3 से 4% है, और 8 से 9, 13 से 17% है OECD कंट्रीज के हिसाब से अगर मैं बोलूं, और सिमिलर इनकम कंट्रीज के हिसाब से बोलूं. सो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ रहे हैं. सो मृत्यु दर बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी एक डेंट पड़ रहा है. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इम्पैक्टिंग एज सच एज फार एज आर हेल्थ केयर सर्विसेज आर कंसर्न. नाउ उसके ऊपर ओवर द टॉप आ जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. 60% के आसपास है. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स आर कंसर्न. ये पिछले साल 2020 का डेटा है, इसे नोट भी कर लीजिएगा, याद भी रख लीजिएगा. नाउ अगर मुझे कंपैरिजन करना है एज फार एज माय स्पेंडिंग इज कंसर्न्ड, हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं इन वेरियस रीजन्स, तो इसमें एक चीज आपको समझनी होगी. कलर चेंज करके इस ग्राफ को पहले समझते हैं. अगर मैं HH का मतलब है हाउस होल्ड, अगर मैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करूं हेल्थ के ऊपर, जिनका 10% से ज्यादा है, 10% ऑफ व्हाट, द हाउस होल्ड इनकम और द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसके परसेंटेज के हिसाब से लेट्स कंसिडर द पॉपुलेशन जिसका 10% से ज्यादा है. सो ये डार्कर कलर वाला जो शेड है, ये है इंडिया के लिए. नाउ इफ यू नोटिस, यूरोपियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, अमेरिकाज, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, ग्लोबल, ये ग्लोबल एवरेज है. फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन.
नोटिस कीजिए इंडिया का सबसे ज्यादा है, ग्लोबल एवरेज से भी 5% ज्यादा है। तो जहां पर 10% से ज्यादा खर्चा हो रहा है, हाउस होल्ड इनकम से 10% से ज्यादा निकल कर जा रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? 17% लोग हैं। एज फार एज ग्लोबल एवरेज इज कंसर्न्ड इट इज 13%। वहीं अगर मैं 25% से ज्यादा खर्चा आपका, अगर लेमेंस टर्म में बताऊं इस ग्राफ को, तो आपको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, वो अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 में से अगर वो 10 या 10 से ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है ऑन हेल्थ केयर, तो वो इस 17% की कैटेगरी में आता है। फिर वहीं कोई व्यक्ति है जो 25% से ज्यादा, मतलब 100 में से 25 रुपए जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर खर्च कर रहा है, इट इज हेयर, ये वाला नंबर है। एंड ये भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। सो ग्लोबल एवरेज से इंडिया के अंदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली ज्यादा है, चाहे आप हाउस होल्ड इनकम से देख लीजिए, चाहे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर से देख लीजिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर एस्पेक्ट है एंड दैट इज ऑफ इनइक्विटी। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एज फार एज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, एज फार एज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज कंसर्न। रीजन बीइंग, जो पब्लिक सब्सिडी है उसको अब हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड उसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि जहां पर जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको ज्यादा सब्सिडी मिले। सो इसको बोला जाएगा प्रोग्रेसिव मेथोडोलॉजी, जहां पर यू वांट के जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर वो मिनिमलिस्टिक हो पाए, एंड पुअर के फेवर में सब्सिडाइजेशन होनी चाहिए, सब्सिडीज पुअर के हक में, फेवर में होनी चाहिए, ना कि अमीर के। अपार्ट फ्रॉम दैट मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कारण क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों के दोनों मृत्यु दर जो है ये वल्नरेबल सेक्शंस में सबसे ज्यादा है। एंड अभी ये चीज देखी गई है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं दे हैव इंक्रीज्ड। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन दिस एस्पेक्ट, जहां पर हमारा प्री पोस्ट नेटल केयर, इन दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शो किया है। इनफैक्ट हम पहले जो है 19.9% के आसपास फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते थे, अब 24.7, करीब करीब 25% हो कह रहा है कि अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ रही हैं। सो पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू जहां पर प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज हो रही हैं मैनेज, वो शेयर बढ़ गया है। पहले 20% के आसपास था, अब 25% के आसपास है। बट येट इट इज नॉट एट पार विद ग्लोबल एवरेज, एंड इसी वजह से इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और यही चीज मैं आपको इस ग्राफ के जरिए, इस पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वेर यू कंसिडर यूरोपियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, रीजन्स ऑफ वेरियस अमेरिकाज, मेडिटेरेनियन रीजन। नाउ हमें किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? हमें कंपेयर करना चाहिए इसके साथ, हमें कंपेयर करना चाहिए इसके साथ, और हमें कंपेयर करना चाहिए इसके साथ। इन तीनों रीजन्स के साथ जब भी आप कंपेयर करेंगे, इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपको ज्यादा मिलेगा। नाउ इसको अलग एंगल से भी देखते हैं। एज फार एज स्टेट्स स्टोरी इज कंसर्न, अब इसको डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में देख रहे हैं, जहां पर अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में ही चैप्टर में मैंने आपको बताया था दैट 15th फाइनेंस कमीशन हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी, एक हाई लेवल ग्रुप क्रिएट किया था, और उसने कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें जनवरी 2020 में यह बात बोली गई दैट वी नीड टू शिफ्ट दिस हेल्थ केयर सेक्टर सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, द सेकेंड लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, फ्रॉम दैट लिस्ट टू द 3rd लिस्ट, तीसरी लिस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि सेंटर जो है उसके ऊपर कुछ कानून बना सके। सो अभी तक मेजर इंपेडिमेंट एज फार एज दैट ग्रुप वाज कंसर्न, इट वाज कि भाई स्टेट्स के पास एक तो पैसे की कमी होती है, दूसरी बात यह कि इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है, और इसीलिए एक मिशन भी चलाया गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नाउ बजटरी एलोकेशन कम है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ, इट वाज समवेयर अराउंड 66% इन 2017। सरकार की स्पेंडिंग जो थी, इट वाज समवेयर अराउंड 34%।
अंडरस्टूड? सो ये बताया जा रहा है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की तरफ से ये डेटा निकल कर आया है, मतलब स्टेट्स के ऊपर बर्डन ज्यादा आ रहा है, पहली चीज तो ये। और स्टेट्स का जो आपका जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती है, तो यूनिफॉर्मिटी आने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सेंटर को ये कहा जा रहा है, ये बात बोली जा रही है कि आप इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आइए। 66% बर्डन जो है वो सही नहीं है, इसी वजह से इंडिया जो है पिछड़ रहा है, इंडिया इज लैगिंग। हेल्थ केयर स्पेंडिंग पर कैपिटा अगर इंक्रीज होती है तो वो कैसे इंक्रीज होती है? लेट्स कंपेयर इट विद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Now, healthcare spending per capita increases with gross state domestic product per capita. जहां पर जीएसडीपी बढ़ता है, किसी स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, तो उसका हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ जाता है। वहीं अगर हेल्थ केयर स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बात करूं, तो जैसे जैसे जीएसडीपी बढ़ता है वैसे वैसे हेल्थ केयर स्पेंडिंग का परसेंटेज गिरना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कहूं तो चलो बढ़ रहा है जैसे जैसे जीएसडीपी बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम चले ना, क्योंकि वही सही तरीका होगा, रिलेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी होगा। सो दैट मींस you will have to understand that as far as GSDP is concerned, if you start considering healthcare as a percentage of GDP, जहां स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ, वहां पे हेल्थ केयर स्पेंडिंग कम होनी शुरू हो जाएगी एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। मतलब सिंपल भाषा में, richer states they spend lower proportion of their GSDP on healthcare, as simple as that. Now आपको देखने में एब्सोल्यूट टर्म्स में लगेगा कि ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट अ हायर पर कैपिटा स्पेंडिंग इट ऑल्सो रिड्यूसेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, वहां पर जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा स्पेंडिंग बढ़ती है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। सो अगर स्टेट पर कैपिटा स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो वहां आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये स्टेट की बात हो रही है प्रोविंशियल लेवल पे। आई एम यूजिंग दिस टर्म फ्रॉम हिस्ट्री, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आइडिया हो जाए कि स्टेट स्पेंडिंग की जब मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल, ठीक है जी, प्रोविंशियल लेवल, राज्य प्रांत के लेवल की बात कर रहा हूं, जहां पर अगर सरकार ने खर्चा करना बढ़ाया तो आपकी जेब से खर्चा होना कम हो जाएगा। यह बात साफ तौर पर तय है। और वो कैसे होता है, वी विल बी डिस्कसिंग जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की जितनी भी हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, बिकॉज आई टोल्ड यू द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे इज रिटन इन अ फ्लो। सो इस फ्लो को हम पकड़ेंगे भी और ध्यान से समझेंगे भी। नाउ एज फार एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, जिस तरीके से ये चीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए ये आप समझ लीजिए, सरकार खर्चा बढ़ाएगी, आपकी जेब से खर्चा होना कम हो जाएगा शुरू। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है एज फार एज हेल्थ केयर सर्विसेज आर कंसर्न। WHO कहता है कि आपको एज पर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 2030 तक अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में फॉर एवरी 10,000 individual you should have 44.5 healthcare professionals। इंडिया के अंदर कितने हैं? 23। आई वुड कंसिडर इट नियरली हाफ, क्योंकि वो एक एवरेज नंबर है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट हाफ है, 40-45% अगर कहें तो है, 50-55% के आसपास है, बट स्टिल यू विल हैव टू कंसिडर इट हाफ नंबर। सो सिर्फ 23 हमारे पास है एज फार एज पॉपुलेशन के रेशियो के अंदर हम कंसिडर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही एडवर्स मिक्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जहां पर डॉक्टर्स आ जाते हैं, मिडवाइव्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाते हैं, अटेंडेंट्स आ जाते हैं, इनके अंदर सेक्टोरल वेरिएशंस अलग से हैं। सो बेसिकली all in all we have somewhere around 23 individual professionals per 10,000 individuals in the population। global average WHO ने बोली हुई है 44.5। so ये एक major cause of concern। now apart from that सिर्फ यही नहीं, अभी और है, और सुनिए, रूरल अर्बन डिवाइड अलग से एग्जिस्ट करता है। अब इस रूरल अर्बन डिवाइड को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। ये है आपका रूरल एरिया का कलर, ये जो डार्कर शेड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले
ये हैं आपके रूरल एरियाज के ग्राफ के पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ एज फार एज रूरल एरियाज आर कंसर्न, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन केयर कितनी हो रही है, इनका आउट पेशेंट केयर कितना हो रहा है। नाउ दिस एक्सटेंट इज बेसिकली पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग। तो मैं पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इन हॉस्पिटलाइजेशन केयर, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इन आउट पेशेंट केयर, इन दोनों चीजों को समझ रहा हूं। हॉस्पिटलाइजेशन केयर की अगर मैं बात करता हूं, जब एक व्यक्ति एडमिशन लेकर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाता है, एडमिशन लेकर जब वो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाता है। आउट पेशेंट केयर क्या है, जहां पर आपकी ओपीडीज लगती हैं। अंडरस्टूड। और कंपैरिजन हो रहा है 2004, 2014 और 2018 के बीच में। सो अगर कंपैरिजन करके देखें तो पहले रूरल एरियाज को उठा लेते हैं। नाउ रूरल एरियाज के अंदर अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर का स्पेंडिंग 2004 से 2018 तक पहले तो स्टैग्नेंट रहा, फिर थोड़ा सा जंप आया है, 46% हो गया, मानते हैं। वहीं अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, डिक्लाइन आया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। सवाल ये आएगा, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग in healthcare services as far as hospitalization care is concerned, it has been increasing consistently in the past decade, from the last 15 years. नहीं, गलत हो गई पहली स्टेटमेंट। पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इन अर्बन एरियाज हैज बीन डिक्लाइनिंग एवर सिंस 2004। नहीं, गलत हो गई, 2014 के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये परसेंटेज है तो ये रिलेटिव टर्म्स में है तो सही हो जाता है। अंडरस्टूड। सो बेसिकली आपने इन तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फॉर यूजिंग दिस इकोनॉमिक सर्वे। आई कैन गारंटी यू कि आप करीब करीब 1 से 2 सवाल प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की वजह से सॉल्व कर जाएंगे। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे अगर 1 से 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा रहा है तो उनकी कितनी अहमियत है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट आउट पेशेंट केयर। जो व्यक्ति एडमिशन नहीं लेता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने जाता है और इलाज करके वापस आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज की, तो 22 से 28, 28 से 33, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। 22 से 28 हुआ, 28 से 33 हुआ, दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, 19 से 21, 21 से 26, सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज। इन फैक्ट देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 50%। 22 का आधा होता है 11, 11 22 में ऐड करोगे हो जाता है 23। सो बेसिकली ये जो 50 लिखा हुआ है, ये इसका 50 लिखा हुआ है। 50% इंक्रीज करेंगे तो ऐसे तो 72 हो जाएगा। सो मैथ्स को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है, सीसैट का पेपर भी आपने देना होता है। नाउ एज फार एज आउट पेशेंट केयर इज कंसर्न्ड, रूरल एरियाज के अंदर कंसिस्टेंट इंक्रीज दिख रहा है। वहीं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं, पहले स्लाइट इंक्रीज था, फिर इंक्रीज बेहतर हो गया है। सो अभी सिचुएशन क्या है वो समझ लेते हैं। अब हमने इंक्रीज डिक्रीज देख लिया, अभी करंट सिनेरियो ये है कि एज फार एज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इज कंसर्न्ड इन हॉस्पिटलाइजेशन केयर, पहले वो देखते हैं। तो रूरल एरियाज के अंदर सरकार 46% खर्चा कर रही है। मतलब ये कि 64 कितना 54% प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर खर्चा जो हो रहा है वो 54% हो रहा है, क्योंकि 46% सरकार खर्चा कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, तो अर्बन एरियाज में सरकार का खर्चा 35% है, तो फिर 65% हो गया प्राइवेट सेक्टर का। वहीं अगर मैं रूरल और अर्बन एरियाज की बात करूं, एज फार एज आउट पेशेंट केयर इज कंसर्न्ड, तो आउट ओपीडीज के अंदर रूरल एरियाज में 67%, आपको मैथ सिखाते सिखाते मैं अपना मैथ भूलने लगा था, इंजीनियर हूं ना। उसके अलावा 74% एज फार एज अर्बन एरियाज इज कंसर्न्ड। नाउ नोटिस दिस, रूरल एरियाज के अंदर 46% का खर्चा हो रहा है, अर्बन एरियाज के अंदर 35% का खर्चा हो रहा है एज फार एज हॉस्पिटलाइजेशन केयर इज कंसर्न। रूरल अर्बन डिवाइड दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं आउट पेशेंट केयर की बात करूं, तो रूरल एरियाज के अंदर 33% सरकार का खर्चा हो रहा है, अर्बन एरियाज के अंदर 26% हो रहा है। अगेन अर्बन डिवाइड दिख रहा है। इसी चीज को, इसी थॉट को पकड़ना है, यही सोच तो बदलनी है। अब दिक्कत क्या आती है,
ठीक है, हम मानते हैं रूरल एरियाज में ज्यादा खर्चा होना चाहिए। दिक्कत वहां आती है जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर है अनरेगुलेटेड, जिसकी वजह से आती है प्रॉब्लम्स। जहां हमने आउट पेशेंट केयर्स की बात की थी तो वहां 76% था, हॉस्पिटलाइजेशन की बात की थी तो 65% था, ये आपको याद आ रहा होगा, राइट। तो ये सारा खर्चा तो है प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर है अनरेगुलेटेड, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। क्यों? हेल्थ सेक्टर हो जाता है अर्बन एरियाज के अंदर कॉस्टलियर, रीएडमिशंस होती हैं, फिर उसके बाद डेटा एसिमेट्री है, राइट, अनरेगुलेटेड डिलीवरीज हो रही हैं, और उसकी वजह से एक और चीज निकल कर आती है, देयर इज अ लोअर लेवल ऑफ ट्रस्ट एज फार एज हेल्थ केयर सर्विसेज आर कंसर्न। तो जहां पे इसे नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, इंक्लूडिंग लॉ को भी नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, तो उसी तरीके से डॉक्टर्स को भी एक नोबेल प्रोफेशन, जीवन दाता के नाम पे हम उनको पूजते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पेशेंट्स की जो डेटा है, उनकी हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स वो अवेलेबल नहीं है, इसका एक मेजर कंसर्न है। नाउ सब्सटैंशियल वेरिएशन आ जाती है इसी वजह से कॉस्ट के अंदर, जहां पर ट्रीटमेंट ऑफ सेम डिजीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वहीं फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट डेंटल केयर। सो अगर डेंटल केयर की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो समवेयर अराउंड 5 to 10,000 आपका खर्चा हो जाएगा, कुछ भी अगर आप काम करवाते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो विद इन 1 to 2,000 आपका सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल केयर। उसके अलावा अगर आप और चीज़ों में जाएंगे तो वो डेफिनेटली वेरिएशंस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे आप नेटल केयर की बात कीजिए, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, चाहे आप बात कीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, चाहे आप कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कीजिए। सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, रीएडमिशंस ज़्यादा होती है, अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर है, इस वजह से एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। और 74% 65% खर्चा जो है अर्बन एरियाज का हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर और ओपीडी केयर के अंदर हो रहा है, इस वजह से अर्बन एरियाज के अंदर ये खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रोपोजिशन रखी गई है कि द स्टेट, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर स्पेंडिंग। एंड वन ऑफ द मेजर्स जो कि हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया, दैट वी नीड टू पुश हेल्थ केयर सेक्टर from the second list to the third list. Now apart from that, as regards to maternal mortality rates या neonatal procedures की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो mortality rates हैं, they are much higher in private hospitals than in public sector. कैसे? 3.84% है और 0.61% है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार बहुत ग्लूमी ग्रिम सी सिचुएशन है, डॉक्टर आएगा, कब होगा, कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर मैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स की बात करूं, मैं नियोनेटल प्रोसीजर्स के दौरान मोर्टेलिटी रेट्स की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर में करीब करीब 4% है एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर 0.61% है। ये और ये वाली सिचुएशन है, अर्श और फर्श वाली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और एस्पेक्ट आता है एज फार एज हेल्थ केयर पॉलिसी इज कंसर्न्ड इन दिस कंट्री, और वो है कम्युनिकेबल डिजीजेस वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो पब्लिक प्राइवेट का हमने वेरिएशन देखा, हमने देखा स्टेट वर्सेस सेंटर का वेरिएशन, जीएसडीपीज की जहां हमने बात की, उसके साथ साथ हमने ये देखा रूरल और अर्बन का डिवाइड कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का क्या असर है। पहली चीज तो ये कि 70% जाने जो पूरे विश्व में जा रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो इस 6 सिग्मा इवेंट को, कोविड-19 को बेसिस बनाते हुए आपको हेल्थ केयर पॉलिसी नहीं डिजाइन करनी चाहिए, यह बात तो तय है। इसी चीज को सब्सटैंशिएट कर रहा है ये पर्टिकुलर ग्राफ, जहां पे अगर मैं कम्युनिकेबल, मैटरनल, नियोनेटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीजेस की बात करूं तो ये लाल रेखा ये है। तो इनका डेथ रेट जो है 1990 से लेके 2020 तक डिक्लाइन होता आ रहा है। वहीं अगर 1990 से मैं बात करूं 36% के आसपास, 37% के आसपास था, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। कौन सा है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है एंड डेथ रेट जो है आज आकर 65% के आसपास आ गया है। सो इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न
and this data you can use in your answers as well. Whenever you are talking about healthcare services, you should use this particular data because ये एक ऐसा hot topic है जो कि आपको बहुत फायदा देने वाला है. Now COVID-19 pandemic had spread worldwide. और इनफैक्ट हुआ क्या है that 71% of global deaths and about 65% of those deaths in India, they have been caused by NCDs. ये सब होते हुए भी NCDs जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला कि ओवरऑल इन जनरल 70% जाने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से जाती हैं. आज मैं चश्मा भूल गया हूँ और दुनिया जो है अलग दिख रही है. मन में एक ख्याल आ रहा है कि काश दुनिया भी 3D में होती. राइट नाउ देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन in total number of cases and deaths with regard to healthcare infrastructure, or rather healthcare spending per capita, which implies that a better health infrastructure saves more lives. So एक positive correlation निकल कर आ रहा है. ये अब correlation वाला जो term है positive negative वाला, I think you must have been gotten accustomed to this fact. Now better health infrastructure is no guarantee as well. अगर मैं सिक्स सिग्मा इवेंट की बात कर लूं, आपके पास बहुत बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इट इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट इवेंट. कोविड-19 के लिए कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइंड नहीं था. सो ऐसे में आप बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कर लीजिए, इट विल नॉट हैव एनी गारंटी कि कंट्री जो है इस तरीके के डेविस्टेटिंग पेंडेमिक से डील कर जाएगी बढ़िया तरीके से. सो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न रहता है. लेकिन as the next health crisis could possibly be drastically different from COVID-19, we cannot generalize it. Healthcare sector के अंदर आपको generalize करके non communicable diseases के ऊपर फोकस करना चाहिए, not on communicable diseases. ये बात साफ तौर पर बोली जा रही है. ठीक है जी. तो अब आगे करना क्या चाहिए? हमने सारी प्रॉब्लम्स, सारे के सारे रेपरकशन समझ लिए. नाउ व्हाट शुड बी द पॉलिसी इंप्लीकेशंस, व्हाट शुड बी द सजेशंस, वे फॉरवर्ड क्या है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं. पहली चीज तो ये कि आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने बताया 3.84% ऑफ द लाइव्स दे हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ not because of, 3.84% of the lives were lost during postnatal and neonatal care, and that was far more than what public sector was having, जिसके अंदर सिर्फ 0.61% था. एंड इसीलिए बोला जाता है कि आप क्वालिटी इंश्योर कीजिए. इसका एक फाइन एग्जाम्पल है QOF, क्वालिटी एंड आउटकम्स फ्रेमवर्क, जो कि 2004 के अंदर NHS UK में इंट्रोड्यूस हुआ था, नेशनल हेल्थ सर्विसेज. नाउ एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है. जनता, एक व्यक्ति, उसकी प्रायर हिस्ट्री क्या है, कि एक व्यक्ति को आप डायबिटीज के लिए क्योर कर रहे हैं तो उसको बीपी की प्रॉब्लम कितनी है ये बात पता होनी बहुत जरूरी है. कोमॉर्बिडिटीज हैं या नहीं है, इसका कोई रिपोजिटरी नहीं है, कोई डेटा नहीं है. इसी वजह से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड और उसमें बोला गया कि आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एसिमेट्री जो है पेशेंट्स के डेटा से रिगार्डिंग उसको दूर कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाइए. इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस इतनी फेमस नहीं थी जितना कोविड ने कर दिया. तो वन रेपरकशन ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज हेल्थ केयर सेक्टर की इंश्योरेंस पॉलिसीज का पेनिट्रेशन. नाउ ये जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, ये अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो फिर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से. अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक सेक्टोरल रेगुलेटर की खास तौर पर जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ था जिसको कहा जाता है टेलीमेडिसिन. नाउ टेलीमेडिसिन जो है इट शुड बी हार्नेस्ड फुली, ताकि आप हेल्थ केयर एक्सेस को और गहरा कर सकें. इस चीज के अंदर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं. इसका एक फाइन एग्जांपल जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला वो था ई संजीवनी OPD, जहां पे पेशेंट टू डॉक्टर टेलीकम्युनिकेशन के जरिए एक टेली कंसल्टेशन सिस्टम जो है डिवाइस किया गया है, जहां पर टेलीमेडिसिन के तौर पर आप OPDs को हैंडल कर रहे हैं, आउटडोर पेशेंट हैंडल कर रहे हैं. नाउ रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1 मिलियन कंसल्टेशंस ड्यूरिंग अप्रैल 2020. 10 लाख के करीब कंसल्टेशंस हुई हैं ऑनलाइन.
एंड इन चंडीगढ़ के अंदर, इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देयर इज दिस हॉस्पिटल इन सेक्टर 32, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, GMCH बोलते हैं हम उसे। तो वहां पर टेलीमेडिसिन ही चली जा रही है एज फार एज द कोविड पेंडेमिक का पीरियड इज कंसर्न, एंड इट इज रनिंग गुड। अच्छे पेशेंट्स के नंबर हम कवर कर पा रहे हैं, और उसी के चलते आप नेशनल हेल्थ मिशन को सिंक्रोनाइज कीजिए, जहां पर आप इनइक्विटी जो है, जहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही है हेल्थ केयर रिसोर्सेज की, उसे आप दूर कीजिए, एंड उसे आयुष्मान भारत स्कीम के साथ कंजंक्ट कर कर, साथ चलाकर सही मायने में इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। नाउ एज फार एज 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज कंसर्न्ड, जो कि बात कहती है कि हम 1 से 2.5 से 3% ऑफ द GDP जो है उसमें हम अपना हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है बढ़ाएंगे। ग्लोबल अगर एवरेज देखें या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो वो क्या कहते हैं, कितना परसेंट होना चाहिए, कम से कम इतना परसेंट तो हो। यूके 9% खर्च कर रहा है, आप इतना तो कीजिए। हम कितना कह रहे हैं, आधा कह रहे हैं। सो इतना भी अगर हम करते हैं, उससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है 30% पर आकर रुक जाएगा। अभी कितना है, करीब करीब इतना 60% के आसपास। तो ये डिक्रीज जो है, इसके लिए हम जो है नजर रखे हुए हैं, इसकी कोशिश किए जा रहे हैं। 2 तरीके हैं इसके, पहला तो स्टेट स्पेंडिंग बढ़ जाए, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, आपके कह लीजिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनकी तादाद बढ़ जाए। 23 पे है, 23 पर 10,000, अब उसको 44 के आसपास लेकर जाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस आपको देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ रही हैं। रीएडमिशंस हो रही हैं एंड बोगस डेटा चल रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड उन सब चीजों को आपको टैकल करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, एक एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ये सोचकर नहीं कि हमें कोविड-19 से लड़ना है दोबारा, नहीं, ये सोचकर कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को टैकल करना है। 70% जाने तो इसकी वजह से जा रही हैं पिछले काफी समय से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज कीजिए, चाहे ई संजीवनी है, चाहे फॉर एग्जांपल रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हो, चाहे लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, यू कैन यूज एन ऑल्टरनेटिव चैनल। सो ट्राई डेवलपिंग दीज technological advancements and technological infrastructure as far as healthcare services are concerned. Now, lastly, एक systematically designed healthcare sector is needed in India. 3 मेजर कंपोनेंट्स मैंने डिजाइन किए हैं, उन 3 मेजर कंपोनेंट्स को एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट है अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी इन डिमांड। कल को ये कहा जा सकता है क्या कि आज जो है हार्ट अटैक्स के पेशेंट जो हैं, या कह लीजिए हार्ट एलिमेंट्स के पेशेंट है, कार्डियक एलिमेंट्स के जो पेशेंट्स हैं, वो 30% के आसपास हैं। मैं हिसाब लगाता हूं कि अगले साल ये 30 का 35% हो जाएगा, उससे अगले साल 45। कैन हेल्थ केयर सेक्टर वर्क ऑन दीज लाइन्स? इट कैन नॉट, अनएथिकल हो जाएगा। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पेशेंट्स का नंबर जो है बढ़े। इसी वजह से ये एक अनसर्टेनिटी है, वेरिएबिलिटी है डिमांड के अंदर। आज है, कल नहीं भी हो सकती। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से व्हाट यू नीड इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इससे फर्क क्या पड़ेगा? जहां हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आ जाती है ना, वहां पे स्टेट के ऊपर जो इमीडिएट एकदम से बर्डन आता है वो नहीं आएगा। जहां इमीडिएट सी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आ जाए वो नहीं आएगा। क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इस रिस्क को मिनिमाइज कर देगी। तो एक कुशन प्रोवाइड करेगी, एक बैंक कह लीजिए या एक कह लीजिए जोन प्रोवाइड करेगी, जिस जोन में अगर एकदम से पुश भी मिलता है, एकदम से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया या एकदम से कोई डिजीज आ गया, तो हेल्थ केयर रिस्क को मिनिमाइज नहीं करेगी, हेल्थ केयर स्पेंडिंग के रिस्क को मिनिमाइज कर देगी ये इंश्योरेंस स्कीम। सो एक कुशन मिल जाएगा ना सिर्फ स्टेट को, ना सिर्फ सरकार को, सेंटर को, बट ऑल्सो टू दी हाउस होल्ड्स। सो इस सवाल का जवाब है ये। फिर बात आ जाती है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की। तो ऐसे में व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव अ सेक्टोरल रेगुलेटर। सो सेक्टोरल रेगुलेटर की जरूरत है जो कि सुपरवाइज करेगा हेल्थ केयर सेक्टर को, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर की जरूरत होती है। इनफैक्ट ये बात जो है, आई कीप ऑन डिस्कसिंग दिस विद माय मदर एंड वेरियस अदर पीपल फ्रॉम द जनरेशन बिफोर आवर्स, जहां पे सी सेक्शंस फॉर एग्जांपल। अब ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का रीजन भी क्या है?
और लोअर ट्रस्ट लेवल्स का भी रीजन क्या है? अब दिक्कत यह है कि जहां सी सेक्शन डिलीवरीज हैं उससे मॉनेटरी इंसेंटिव ज्यादा बेहतर आते हैं। क्यों? क्योंकि औजार लगते हैं, टूल्स लगते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन एक्स्ट्रा लगती हैं, एक प्रोसीजर होता है एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उससे पैसे बनते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग, something which might be a causal effect, which might have a causal effect on the life of any mother, उसका असर जो है ये सी सेक्शन में क्या होगा? इसका असर ये निकल कर आएगा कि आपके पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। उससे ये असर निकल कर आएगा कि आपका ट्रस्ट लेवल गिर जाएगा। सो उसके लिए एक सेक्टोरल रेगुलेटर की जरूरत है। और उसके बाद एक हाइपरबोलिक टेंडेंसीज की बात आ जाती है। व्हाट इज हाइपरबोलिक टेंडेंसीज? मैं मास्क नहीं पहनता, कर लो जो करना है। सो दीज हाइपरबोलिक टेंडेंसीज, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है, एक्टिवली शेप करने की जरूरत है हमारे हेल्थ केयर मार्केट को, जहां पे नजिंग को यूज करके किसी भी प्रकार से आप मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना शुरू कीजिए एंड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स परचेजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स, इसको स्ट्रीमलाइन कीजिए, स्टैंडर्डाइज कीजिए, जहां पे एक सेट स्टैंडर्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर चालान कट रहा है अगर आपने मास्क नहीं पहना, तो इंस्टेड ऑफ चालानिंग दैट इंडिविजुअल, इफ यू हैंड ओवर अ मास्क टू दैट इंडिविजुअल, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं, सो दैट वुड हेल्प। नाउ with that we have understood the entire healthcare sector of India, उसका comparison as far as global economies are concerned, as far as states are concerned, state wise variation and rural urban divide भी हमने समझ लिया। हमने समझ लिया नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। आज फिलहाल अभी इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर, अनदर एपिसोड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। थैंक you so much, guys. You have always been such an amazing audience, such a wonderful listener. Have an amazing day ahead. Bye bye. Take care. God bless.